हेलो दोस्तों, मैं तारिक सर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल बी टॉपर में। सो फ्रेंड, जैसा कि मैंने आप सभी से वादा किया था कि 1 सितंबर से सीटेट दिसंबर 2024 के लिए हम क्लासेस को स्टार्ट कर देंगे। तो आज थोड़ा सा लेट हो गया, इस वजह से इस क्लास को ऑफलाइन करना पड़ा, लेकिन ये क्लास आगे से यानी कल से लाइव क्लास चलेगी। तो आप लोग डेली क्लास को ज्वाइन करें। आज हमारी ये पहली क्लास है, तो आप सबसे मैं अपेक्षा करता हूँ कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे अपने दोस्तों के साथ में जो बीएड कर रहे हैं, डीएलएड कर रहे हैं, सीटेट परीक्षा दे रहे हैं, सीटेट बार बार तैयारी कर रहे हैं, फेल हो जा रहे हैं, तो उनको भी इस क्लास को रेकमेंड करें कि साथ में पढ़िए, अच्छा पढ़ाते हैं सर। आज हमारी पहली क्लास है, तो थोड़ा अगर मैं अभी तक बहुत ज़्यादा फ्रेंडली नहीं हूँ डिजिटल बोर्ड से, क्योंकि इससे पहले मैं स्क्रीन पे पढ़ाता था आप सभी को। आप लोग पुराने स्टूडेंट जानते होंगे, जो बीएड एंट्रेंस की तैयारी के वो भी जानते होंगे। तो थोड़ा सा अभी जो यूज़ करने में, पेन यूज़ करने में थोड़ी सी समस्या आती है, तो आप लोग थोड़ा सा जो छोटी मोटी गलतियां हों उसको माफ़ करिएगा। और पहली क्लास हमारी कैसी लगी है जरूर बताइएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सभी लोग जुड़ जाओ, क्लास को फटाफट शेयर कर दें। एंड चैनल पर अगर नए हो और सीटेट की बेहतरीन तैयारी करना चाहते हो, डेली क्लास को देखना चाहते हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन कर लेना। दोस्तों, आप सभी को सिलेबस तो पता चली होगा, मैंने हर वीडियो में सीटेट की जितनी भी वीडियो बनाता हूँ उसमें आप सभी को मैं सिलेबस एक बार जरूर दिखाता हूं, रिमाइंड कराता हूं, क्योंकि किसी भी परीक्षा की तैयारी करने से पहले आपको उस परीक्षा का सिलेबस को समझना बहुत जरूरी है। तो आप सभी को पता होगा कि सीटेट की परीक्षा में, चाहे वो पेपर 2 हो या पेपर 1 हो, सीडीपी यानी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और हर सब्जेक्ट यानी हर पेपर में, चाहे वो पेपर 1 हो, चाहे पेपर 2 हो, या फिर आगे पेपर 3 भी अगर जोड़ा जाएगा उसमें भी सीडीपी कंपलसरी रहेगा। तो आज हम सीडीपी के प्रीवियस क्वेश्चन को देखने वाले हैं, ताकि आपको अंदाजा लग सके कि किस लेवल के प्रश्न आते हैं, मुझे कितना आता है, मैं कर पाऊंगा या मुझे ज्यादा मेहनत करना है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सभी लोग ज्यादा ज्यादा शेयर करें क्लास को एंड लाइक करें। चलिए, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। पहला क्वेश्चन दोस्तों यहां पर आप लोग देख सकते हैं। अभी थोड़ा सा ये क्वेश्चन आपके लिए नया होगा, क्योंकि इससे पहले शायद आपने सीडीपी वगैरह ना पढ़ा हो, तो हो सकता है थोड़ा सा आपको बोरिंग सब्जेक्ट लगे, बट इससे भागा नहीं जा सकता। इसको आपको पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। अगर इसको समझोगे नहीं, पढ़ोगे नहीं, तो आप आगे कैसे सीटेट को पास करोगे। तो ये जो प्रश्न मैं करवा रहा हूं, ये पिछली परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न में करवा रहा हूं। तो पहला क्वेश्चन देख सकते हैं दोस्तों, यहां पर पूछा गया है कि एक बच्चे की वृद्धि और विकास निम्नलिखित में से कौन से कारकों द्वारा प्रभावित होता है। अब कुछ यहां पर कारक दिए गए हैं, आप लोग अपने मन से भी, अपने विवेक और बुद्धि का इस्तेमाल करके भी सीडीपी के आंसर कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग पहले एक बार आंसर करने की कोशिश करें, प्रश्न को समझें। एक बच्चे की वृद्धि और विकास निम्नलिखित में से कौन कौन से कारकों द्वारा प्रभावित होती है। पहला कारक बताया गया है परवरिश की शैलियां। दूसरा कारक बताया गया है आनुवांशिक ढांचा या संरचना प्रभावित करता है। तीसरा कारक बताया है विद्यालयीय अनुभव भी बच्चों के विकास और वृद्धि को प्रभावित करता है। चौथा पॉइंट दिया गया है व्यक्तिगत रुचि। अब क्या ये चारों पॉइंट सही हैं? क्या ये चारों कारक बच्चों के विकास और वृद्धि को प्रभावित करते हैं, या इनमें से कोई एक या दो या तीन करते हैं? तो दोस्तों यहां पर जो सारे पॉइंट बताए गए हैं, ये सभी कारक जो हैं ये बच्चों की वृद्धि और विकास को प्रभावित करते हैं। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। परवरिश कि शैलियां, किस तरीके से बच्चों की परवरिश होती है, वो भी बच्चों के विकास और वृद्धि को प्रभावित करता है। इसके साथ साथ आनुवांशिक ढांचा जो हमारे माता पिता पूर्वजों से मिलता है, उससे भी बच्चों की वृद्धि और विकास प्रभावित होती है। ठीक है, जिस प्रकार का हमारा आनुवांशिक यानी जो हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी चला आता है, वो भी थोड़ा सा हमें देखने को मिलता है, बच्चों के वृद्धि और विकास में प्रभाव डालता है। विद्यालयीय अनुभव, विद्यालय में जिस तरीके से वातावरण रहेगा, जिस प्रकार से बच्चा अनुभव करेगा, वो भी बच्चे का वृद्धि और विकास को प्रभावित करता है। इसके साथ साथ उसकी व्यक्तिगत रुचि, उसको किस चीज में रुचि है। अगर उसको किसी चीज में रुचि नहीं है और उस चीज को आप करा रहे हो, तो उसके विकास और वृद्धि में प्रभावित करेगा, क्योंकि वो उसमें ज्यादा प्रगति हासिल नहीं कर पाएगा, उसको विकास को रोकेगा। जिस चीज में उसकी रुचि है, अगर उसमें वो कार्य करेगा, तो उसके विकास और वृद्धि काफी तेज गति से देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन डी यहां पर सही हो जाएगा। मैं जितना हो सकेगा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, मैं क्वेश्चन को पढ़ूंगा, उससे पहले ही आप लोग क्वेश्चन का आंसर भी कर दिया करें। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन है बच्चों में विकासात्मक परिवर्तन। ऑप्शन ए यहां पर दिया गया है सभी संस्कृतियों में सार्वभौमिक समान गति से होते हैं।
प्रश्न क्या है समझिएगा, प्रश्न यहां पर दिया गया है कि बच्चों में विकासात्मक परिवर्तन है, सभी संस्कृतियों में सार्वभौमिक समान गति से होते हैं, या फिर ऑप्शन बी हो जाएगा एक आयामी और रैखिक है, ऑप्शन सी दिया गया है वंशानुगत और पर्यावरणीय कारकों के बीच एक जटिल अंतःक्रिया है, और ऑप्शन डी आपके सामने है अपरिवर्तनीय है और पैर की अंगुली से सिर तक आगे बढ़ते हैं। तो कौन सा जवाब यहां पर सही हो जाएगा, आप लोग कमेंट करके आंसर करने का प्रयास करें। तो साथियों यहां पर आपका ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। वंशानुगत और पर्यावरणीय कारकों के बीच एक जटिल अंतःक्रिया होता है बच्चों के विकासात्मक परिवर्तन। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था, अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, चलिए एक सेकंड में इसको देख लेता हूं, थोड़ा सा कैमरा थोड़ा सा, चलिए आप थर्ड क्वेश्चन आप लोग पढ़िए। इस प्रकार के प्रश्न बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, तो आप लोग एक बार देखिए इन प्रश्नों को। चलिए ये इस प्रकार के प्रश्न से आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना होगा। इस प्रकार के प्रश्न सीटेट में ज्यादा पूछे जाते हैं, इसीलिए मैं सीटेट क्या सीडीपी के प्रीवियस क्वेश्चन करा रहा हूं ताकि आपको प्रश्नों के पैटर्न समझ में आए। ठीक है, आपको जो दो क्वेश्चन अभी ऑब्जेक्टिव टाइप के कराए वो तो बहुत कम में देखने को मिलेंगे, इस प्रकार के प्रश्न ज्यादा देखने को मिलते हैं। हालांकि इसमें होता क्या है, एक अभिकथन आपको दे दिया जाता है और एक आपको तर्क दे दिया जाता है, और पूछा जाता है क्या ए और बी, ए या आर दोनों एक दूसरे को फॉलो करते हैं या नहीं करते हैं, या ए करता है आर नहीं करता है। तो देखिए प्रश्न पूछा गया था, ए में अभिकथन दिया गया था सभी संस्कृतियों में बच्चे एक ही उम्र में एक ही तरीके से विकास के चरणों से गुजरते हैं, ये अभिकथन दिया गया है। अब इसका तर्क बताया गया है बचपन सार्वभौमिक और एक आयामी होता है। ठीक है, बचपन सार्वभौमिक और एक आयामी होता है। तो क्या इस कथन को जो तर्क दिया गया है इस कथन को फॉलो करता है या नहीं करता है? तो दोस्तों भाई देखो, सभी संस्कृतियों में बच्चे एक ही उम्र में एक ही तरीके से विकास के चरणों से गुजरते हैं, गलत हो जाएगा। अलग अलग अपने हिसाब से, अपने वातावरण के हिसाब से, अपने रुचि के हिसाब से, अपने विद्यालय जीवन के हिसाब से उनका विकास और वृद्धि होता है, आपको मैंने बताया। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा, एक समान सभी का विकास या वृद्धि नहीं होता है। दूसरा जो तर्क दिया गया है बचपन सार्वभौमिक और एक आयामी होता है, बिल्कुल एक आयामी नहीं होता है, बहुआयामी होता है, सार्वभौमिक नहीं होता। तो यहां पर जवाब क्या हो जाएगा, यहां पर जवाब देखते हैं कौन कौन कमेंट कर रहा है। डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, बहुत बढ़िया। ए और आर दोनों गलत हैं, बिल्कुल इस तरीके से प्रश्न आएगा। तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन है, देखिए फिर चौथा क्वेश्चन पूछ लिया गया, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, फिर अभिकथन आ गया, यहां पर अभिकथन दिया गया है सामाजिकरण स्कूल में ही होता है जब बच्चे स्कूल जाना शुरू करते हैं, ये कथन दिया गया, अभिकथन दिया गया। ठीक है, अब तर्क इसका दिया गया स्कूल द्वितीयक सामाजिकरण की एकमात्र संस्था है। तो अब बताइए यहां पर क्या अभिकथन जो है वो तर्क एक दूसरे को परिभाषित करते हैं या नहीं? ठीक है, तो यहां पर दिया गया है ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है, या फिर बी में दिया गया ए और आर दोनों सही हैं लेकिन ए की आर सही व्याख्या नहीं करता है। सी दिया गया है ए सही है लेकिन आर गलत है, और डी दिया गया है ए और आर दोनों गलत हैं। तो देखो भाई सामाजिकरण स्कूल में ही होता है ये बताया गया है, और जब बच्चे स्कूल जाना शुरू करते हैं, बिल्कुल गलत हो जाएगा। सामाजिकरण स्कूल से ही नहीं होता है, हमारे आसपास के वातावरण से भी होता है, हमारे परिवेश से भी होता है। ठीक है, तो आप लोग इस चीज का ध्यान रखें, ये आपका क्या हो जाएगा, ये अभिकथन यहां पर तो गलत हो जाएगा। अब तर्क जो दिया गया स्कूल द्वितीयक सामाजिकरण की एकमात्र आ गया, तो एकमात्र नेगेटिव वर्ड है, केवल एकमात्र ये सब हो जाएगा, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। स्कूल द्वितीयक सामाजिकरण के एकमात्र संस्थान नहीं है, बल्कि मीडिया हो गया, ठीक है, या फिर आसपास का जो वातावरण होता है, हम आसपास से जो सीखते हैं, बहुत सारे यहाँ पर चीजें हैं जिससे बच्चा सीखता है, सिर्फ स्कूल ही नहीं है। ठीक है, सीखने की वो, तो आपका क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। ए और आर इसमें भी दोनों गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, पांचवा प्रश्न आपसे पूछा गया है सीमा अपनी मम्मी की आज्ञा के बिना रसोई से मिठाई खाने में डरती है, उसे लगता है कि मम्मी को पता लगने पर उसे सजा मिलेगी। कोहलबर्ग के नैतिक सिद्धांतों के अनुसार सीमा किस स्तर पर है? आप अपने हिसाब से इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। प्रश्न यहाँ पर बहुत आसान, बहुत ही मजेदार लग रहा है, और इस प्रकार के प्रश्न सीडीपी में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं क्या हो जाएगा, बताइए, जवाब दीजिए सभी लोग। पांचवा प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? बहुत बढ़िया, तो यहां पर भैया हो जाएगा पूर्व पारंपरिक स्तर है। ठीक है, सीमा का स्तर क्या है?
पूर्व पारंपरिक स्तर है और ये किसके अनुसार बताया गया? कोहलबर्ग के नैतिक सिद्धांतों के अनुसार, जिसमें बच्चे किसी के अनुसार, किसी के गुस्सा करने पर या किसी के क्या रिएक्शन होगा उसके अनुसार अपना डिसीजन लेते हैं, यानी दूसरे के बर्ताव पे या दूसरे के रिएक्शन पे अपना डिसीजन लेते हैं, यानी कि डरते हैं। जैसे मम्मी के डर से वह रसोई से मिठाई खाने से डरती है, ठीक है, तो वहां पर वो मम्मी के नेचर पे, मम्मी के रिएक्शन पे अपना निर्णय ले रही है, खुद के ऊपर कुछ नहीं कर रही है। तो ये इसमें बताया गया, कोहलबर्ग के नैतिक सिद्धांतों में ये बताया गया है कि ऐसी अवस्था कैसी है? पूर्व पारंपरिक अवस्था में आती है। अगला देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, छठा क्वेश्चन पूछा गया था, जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास किस प्रक्रिया द्वारा सुगम होता है, यानी आसान होता है? पूछा गया जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास किस प्रक्रिया द्वारा सुगम यानी आसान होता है हमें सीखने में? तो अनुकूलन, पुनर्बलन, पूर्वाभ्यास और कलन विधि। तो सही जवाब क्या हो जाएगा छठा क्वेश्चन का? अनुकूलन, ठीक है, बिल्कुल आपका ऑप्शन ए करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अनुकूलन से जो हम अनुभव करते हैं, जो हम जिस प्रकार हम उस वातावरण में, उस स्थिति से हम अनुकूल अपने परिस्थिति को ढाल लेते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? सुगम, यानी कि उसी के द्वारा विकास प्रक्रिया जो है वो सुगम बनता है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है। प्रश्न है, जीन पियाजे द्वारा प्रस्तावित विशेषताओं के साथ चरणों की सही सुमेलित जोड़ी चुने। सही उत्तर क्या हो जाएगा जल्दी से बताएं। यहाँ पर ये जोड़ा बनाया गया है, तो सही जोड़ा कौन सा हो जाएगा ये हमें बताना है। कमेंट भी आप लोग आंसर करते रहे, सभी लोग वीडियो को लाइक, क्लास को लाइक कर दें, शेयर कर दें। यह क्लास डेली शाम 7 बजे चलेगी, ये भी ध्यान रखना भैया, डेली शाम 7 बजे ये क्लास होगी और लाइव होगी। आज तो ऑफलाइन हो गया, लेट हो गया, पहली क्लास थी तो थोड़ा सा यहाँ पर सब कुछ सेटअप वगैरह करने में थोड़ा लेट हो गया, बट डेली शाम 7 बजे लाइव क्लास चलेगी, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा साथियों? 7 नंबर का राइट आंसर, देखिए काफी लोग आंसर कर रहे हैं, डी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसका सही जोड़ा क्या हो जाएगा? परिकल्पित निगमनात्मक तर्क से सक्षम, यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अभी हम प्रीवियस कर रहे हैं, इसलिए बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं। अभी हम क्वेश्चन का स्तर आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, किस लेवल से सीडीपी के क्वेश्चन पूछे आते हैं ये हम कोशिश कर रहे हैं कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे आते हैं ये आप अनुभव करें। उसके बाद जब डिटेल में हम नए क्वेश्चन कराएंगे तब आपको एक्सप्लेन भी करेंगे, थ्योरी भी कराएंगे। देखिए 8वां क्वेश्चन है, लेव वाइगोस्की के अनुसार बच्चों को सीखने में सक्षम बनाने के लिए इनमें से कौन सा कारक महत्वपूर्ण है? प्रश्न बहुत अच्छा है, समझिएगा, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। लेव वाइगोस्की के अनुसार बच्चों को सीखने में सक्षम बनाने के लिए इनमें से कौन सा कारक महत्वपूर्ण है? अब ये जो सारे नाम आ रहे हैं ये सभी मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने बाल विकास में अपने अपने मत प्रकट किए हैं, हर एक पॉइंट पे, हर एक सिचुएशन पे, ठीक है। इनको आप डिटेल में पढ़ेंगे आगे, मैं डिटेल में इनके टॉपिक वाइज इनको कराऊंगा। तो क्या हो जाएगा? लेव वाइगोस्की के अनुसार बच्चों को सीखने में सक्षम बनाने के लिए इनमें से कौन सा कारक महत्वपूर्ण है? सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा भैया संवाद, यानी कि आप एक दूसरे से वार्तालाप करेंगे, एक दूसरे से बच्चा बात करेगा तो वो जो है वो आसानी से सीख पाएगा और सक्षम बनेगा। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, संवाद से सक्षम बनेगा। अगला प्रश्न देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्न में से किस मनोवैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया कि अंतःक्रिया यानी इंटरेक्शन बच्चे के भाषिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका है? क्वेश्चन नंबर 9 का सही जवाब क्या हो जाएगा? इस तरफ मैं इंग्लिश भी करा रहा हूं, जिनको इंग्लिश में पढ़ना है वो लोग इस तरफ इसका ट्रांसलेशन देख सकते हैं, इंग्लिश में देख सकते हैं, हालांकि मैं इंग्लिश हिंदी लेकर चल रहा हूं। तो निम्न में से किस मनोवैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया कि अंतःक्रिया बच्चे के भाषिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका है? तो सही जवाब क्या हो जाएगा? कॉमेंट करके बताएं। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर मैं देख पा रहा हूं, ऑप्शन बहुत बढ़िया, बिल्कुल लेव वाइगोस्की बिल्कुल सही है, बी करेक्ट है। अगला प्रश्न पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 10 देखें, तार्किक गणितीय बुद्धि की क्षमताओं में क्या शामिल है? ऑप्शन ए है छवियों में हेरफेर, ग्राफिक कौशल और स्थानिक तर्क। ऑप्शन बी है लय, ताल, सुर, माधुर्य के प्रति संवेदनशीलता। ऑप्शन सी है विशिष्ट पिचों, स्वरों और लय के बीच अंतर करना। ऑप्शन डी है पूर्व ज्ञान के आधार पर वर्गीकृत करना, पैटर्न पहचानना व विचारों के बीच संबंध बनाना। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? द एबिलिटीज इन
लॉजिको मैथमेटिकल इंटेलिजेंस इंक्लूड। तो 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा भाई, बहुत सारे बच्चे डी आंसर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, अभिकथन आ गया। देखिए मैंने क्या कहा, 30 क्वेश्चन में कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन आपको अभिकथन और तर्क से देखने को मिलेंगे। तो फिर क्वेश्चन में पूछा गया था, अभिकथन दिया गया, किशोरों की जेंडर भूमिकाओं व रूढ़वादियों के प्रति दृष्टिकोण और मूल्यों को निर्धारित करने में विज्ञापन और फिल्में एक बड़ा प्रभाव डालती हैं। ये कथन दिया गया जेंडर यानी रूढ़वादिता पर, ठीक है। अगला तर्क दिया गया इसका, मीडिया सामाजिकरण की एक शक्तिशाली प्राथमिक संस्था है। क्या ये सही है? क्या जो कथन दिया गया है उसका ये तर्क बिल्कुल सही व्याख्या करता है? जल्दी से उत्तर देने का प्रयास करें। 11 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा भैया? ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही व्याख्या करता है। क्या ये सही है? या ए और आर दोनों सही है लेकिन ए की आर सही व्याख्या नहीं करता है? तो मेरे दोस्त बिल्कुल सही बात है। किशोरों की जेंडर भूमिका यानी कि जैसे कि आप सभी को पता है कि अगर हम नाम लेते हैं किसी चीज को, जैसे हम किसी चीज को, किसी जॉब को, किसी प्रोफेशन को हम किसी जेंडर से जोड़ लेते हैं। जैसे अगर हम आपसे कहते हैं, आपसे नाम लेते हैं नर्स, तो जब नर्स आप सुनते हैं तो सबसे पहले आपके माइंड में, आपके दिमाग में लड़की आती है कि नर्स लड़कियां होती हैं, जबकि ऐसा नहीं है, नर्स लड़के भी होते हैं, ठीक है। लेकिन हमने क्या किया है, हमने पुराने ख्यालात को जोड़ लिया है कि लड़कियां ही हमेशा होती, जबकि ऐसा अब नहीं है, अब लड़के भी नर्स होते हैं, ठीक है। लेकिन हमने क्या किया, हमने उस जॉब को, उस प्रोफेशन को एक जेंडर से जोड़ दिया कि नर्स मतलब लड़कियां ही नर्स होती हैं, जबकि ऐसा नहीं है, लड़के भी नर्स होते हैं। तो इसी चीज को कहा गया है, इस चीज को खत्म करने के लिए जो विज्ञापन और फिल्में हैं एक बड़ा प्रभाव डालती हैं। बिल्कुल सही बात है। और इसका रीजन बताया गया कि क्यों बड़ा प्रभाव डालती हैं, क्योंकि मीडिया सामाजिकरण की एक शक्तिशाली प्राथमिक संस्था है। बिल्कुल सही जवाब है। तो ए और आर दोनों सही है, ए आर की सही व्याख्या करता, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है, विभिन्न पृष्ठभूमियों के बच्चों के सीखने की सुविधा के लिए शिक्षकों को चाहिए कि वे, अब ये आप एक शिक्षक के तौर पे सोच के जवाब दे सकते हैं इसका, कि मान लो आप एक प्राथमिक के शिक्षक हैं या आप जूनियर के शिक्षक हैं, और इस सिचुएशन को आप किस तरीके से डील करेंगे। आपसे पूछा गया कि विभिन्न पृष्ठभूमि यानी अलग अलग वर्ग से आने वाले बच्चों के लिए, बच्चों के सीखने की सुविधा के लिए शिक्षकों को क्या करना चाहिए। ऑप्शन ए दिया गया, गैर प्रासंगिक पाठ्यक्रम का पालन करें। ऑप्शन बी दिया गया, विभेदी निर्देशन लागू करें। अपने मन से उत्तर करें सभी लोग। सी दिया गया, मानकीकृत मूल्यांकन का पालन करें। और ऑप्शन डी दिया गया, बहिष्करण प्रथाओं का अभ्यास करें। कौन सा सही हो जाएगा, आप कौन सा तरीका अपनाएंगे? 12 नंबर का सही जवाब क्या हो जाएगा, जल्दी से कमेंट करके हमें बताएं। तो भैया देखिए यहां पर क्या किया गया है, मानकीकृत नेगेटिव वर्ड है, मानक किसी चीज को नहीं लेना है हमें, ठीक है। बहिष्करण नेगेटिव वर्ड हो जाएगा आपका। गैर प्रासंगिक भी आपका नेगेटिव वर्ड हो जाएगा। विभेदित निर्देश लागू करें, आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों यहां पर, ठीक है। क्या हो जाएगा, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं यहां पर फटाक से। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया 13 नंबर। 13 नंबर पर देखिए, आकलन शब्द दे दिया गया आपको, आकलन। अब आकलन क्या है देखिए, ऑप्शन ए दिया गया है, अधिगम मतलब क्या होता है, अधिगम मतलब होता है साथियों सीखना, लर्निंग। यहां पर दिया गया होगा असेसमेंट, इसका इंग्लिश क्या होता है, असेसमेंट ट्रांसलेट किया गया है। देखिए अधिगम को दिशा देनी चाहिए और किसका आकलन करना है इससे निर्धारित होना चाहिए, क्या पढ़ना है। ऑप्शन बी दिया गया है, को सीखने से, नहीं यहां से बात किया रहा है, आकलन को सीखने से नहीं जोड़ा जाना चाहिए क्योंकि दोनों अलग अलग प्रक्रियाएं हैं। फिर ऑप्शन सी दिया गया, आकलन को बच्चों को समान क्षमता समूहों में विभाजित करने के लिए उपयोग करना चाहिए। और ऑप्शन डी दिया गया है, को बच्चों की यानी आकलन जो है को बच्चों की सीखने की तैयारी से लेकर शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग होना चाहिए। क्या सही जवाब हो जाएगा, कमेंट करके बताएं फटाफट। क्वेश्चन नंबर 13 चल रहा है, यहाँ पर 30 क्वेश्चन मात्र कराएंगे, आज पहली क्लास है, बहुत बढ़िया। बिल्कुल क्या हो जाएगा, डी वाला आंसर यहाँ पर करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 14, एक प्रगतिशील कक्षा में सीखना क्या है, कैसा है। एक व्यक्तिवादी और निष्क्रिय है, ऑप्शन बी है सक्रिय और सामाजिक है, ऑप्शन सी है परीक्षा उन्मुख है, और ऑप्शन डी है पाठ्य पुस्तक केंद्रित है। एक प्रगतिशील कक्षा में सीखना क्या कैसा है बताइए। क्वेश्चन नंबर 14 का जवाब क्या हो जाएगा, कमेंट करके आंसर करें सभी लोग। 14 नंबर का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, सक्रिय और सामाजिक है। बहुत बढ़िया,
एक्टिव एंड सोशल कैरेक्टर, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने है, फिर से अभिकथन। ये प्रश्न मैंने उठाए हैं प्रीवियस ईयर के, पूरा सेट उठा लिया 30 क्वेश्चन का, और आप गिनते जाइए कितने अभिकथन और तर्क के क्वेश्चन आते हैं। अब ये दिखा रहा हूं मैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रहा हूं, तो अब आप जब तैयारी करोगे तो आप इस चीज को ध्यान में रखोगे कि मुझे इस टाइप के क्वेश्चन पे ज्यादा पकड़ बनानी है, तभी मेरे क्वेश्चन सही जाएंगे, वरना इस क्वेश्चन को आप देखोगे तो वहां पर हर में क्वेश्चन गलत हो जाएंगे अगर आप सिर्फ ऑब्जेक्टिव पढ़ोगे, ठीक है। सॉरी, देखिए अभिकथन दिया गया है, शिक्षकों को बच्चों के मूल्यांकन के लिए मानकीकृत पाठ्यक्रम और प्रक्रियाओं का पालन करना चाहिए। तर्क दिया गया है, समावेशी शिक्षा का उद्देश्य मतभेदों को खारिज कर सभी को समान बनाने की दिशा में काम करना चाहिए। अब एक बार अभिकथन पढ़े, उसके बाद तर्क पढ़े, ये बिल्कुल सही तरीका है। जब आप अभिकथन पढ़ो तो तर्क इस तरीके से पढ़ो कि इसी के परिप्रेक्ष्य में, इसी के प्रोस्पेक्टिव में आपको इसको देखना है कि क्या जो अभिकथन दिया गया है उसको तर्क जो है व्याख्या उसका करता है। तो बताइए, जल्दी से बताइए, शिक्षकों को बच्चों के मूल्यांकन के लिए मानकीकृत पाठ्यक्रम और प्रक्रियाओं को पालन करना चाहिए। समावेशी शिक्षा का उद्देश्य मतभेदों को खारिज कर सभी को समान बनाने की दिशा में काम करना है। ये तो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, बिल्कुल समावेशी शिक्षा का यही कार्य है, लेकिन मानकीकृत पाठ्यक्रम और प्रक्रियाओं का पालन करना चाहिए, ये बता दिया गया अभिकथन में। तो बताइए क्या हो जाएगा भैया, ए और आर दोनों यहां पर गलत हो जाएंगे, क्योंकि समावेशी शिक्षा का उद्देश्य मतभेदों को खारिज कर सभी को समान बनाने की दिशा में काम करना है, ये यहां पर बताया गया, जो कि मुझे लग रहा है सही है। लेकिन क्या आप आंसर कर रहे हैं, जल्दी से बताइए। 15 नंबर का जवाब क्या हो जाएगा, बिल्कुल यहां पर देखिए समावेशी शिक्षा का उद्देश्य बोला गया, यहां पर डी ही सही उत्तर हो जाएगा, दोनों गलत हो जाएगा, क्योंकि दिशा में काम करना बोला गया है, जबकि खारिज वगैरह यहां पर यह काम नहीं करता है। यहां पर समावेशी का शिक्षा का मतलब हो गया हर वर्ग का बच्चा, चाहे वो हैंडीकैप्ड बच्चा हो, चाहे वो गरीब वर्ग से आता हो, चाहे वो अमीर घर का बच्चा हो, सभी को एक साथ रखकर एक ही कक्षा में पढ़ाया जाता है, उसी को समावेशी शिक्षा कहा जाता है। अगला प्रश्न 16 नंबर है, जब विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे यानी स्पेशल चाइल्ड, स्पेशल बच्चे जो होते हैं, जब विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे एक समावेशी कक्षा में प्रवेश लेते हैं तो निम्न में से कौन सा कथन सही है। अब ध्यान दीजिएगा, जब एक विशिष्ट बच्चा या विशिष्ट आवश्यकताओं वाला बच्चा जिसको स्पेशल केयर की जरूरत होती है पढ़ाने के लिए, वो जब समावेशी शिक्षा में शामिल होता है या समावेशी कक्षा में प्रवेश लेता है तो निम्न में से कौन सा कथन सही है। पहला कथन है विशिष्ट बच्चों का समान बच्चों के साथ सीखना अवास्तविक है। ऑप्शन दूसरा है, देखिए विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे सीखने के लिए अभिप्रेरित नहीं होते हैं। ऑप्शन 3 है, शिक्षकों को शिक्षण की पद्धतियों में बदलाव की आवश्यकता है। ऑप्शन चौथा है, इसमें सभी बच्चों के साथ कार्य करने की क्षमता व अलग अलग दृष्टिकोण को तुल्य करने के कौशल सुदृढ़ होते हैं। बहुत बढ़िया, चलिए बताइए, बढ़िया प्रश्न आया है। क्वेश्चन नंबर 16 का जवाब क्या हो जाएगा, उत्तर करें आप लोग फटाफट। दूसरा, तीसरा और चौथा सही है, तीसरा चौथा सही है, पहला चौथा सही है या फिर दूसरा तीसरा सही है, जल्दी से उत्तर करो। 16 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, बताइए। तो देखो भैया, विशिष्ट बच्चों का समान बच्चों के साथ सीखना अवास्तविक है, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, बिल्कुल ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। दूसरा है, देखिए विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे सीखने के लिए अभिप्रेरित नहीं होते, बिल्कुल ऐसा नहीं है, बिल्कुल सभी बच्चे अभिप्रेरित होते हैं, ठीक है, बिल्कुल ये गलत बताया गया है, नहीं होते हैं। अब बचा तीसरा और चौथा, शिक्षकों को शिक्षण की पद्धतियों में बदलाव की आवश्यकता है, बिल्कुल सही बात है। हम हमेशा शिक्षकों को शिक्षा में नए नए तौर तरीके, नए नए बदलाव, नए नए टीचिंग मेथड, टीचिंग सामग्रियों का उपयोग करना चाहिए, और इसमें सभी बच्चों के साथ कार्य करने की क्षमता व अलग अलग दृष्टिकोण को तुल्य करने की कौशल सुदृढ़ होते हैं, बिल्कुल सही बात है। हम अलग अलग प्रकार के अलग अलग वर्ग के बच्चों के साथ हम वार्तालाप करते हैं, अलग अलग बच्चे अलग अलग वर्ग के साथ बच्चों के साथ समावेशन करते हैं, तो बहुत कुछ सीखते हैं एक दूसरे से। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, तीसरा और चौथा सही है। अगला प्रश्न देखिए, 17 नंबर है, प्रतिभाशाली अधिगमकर्ताओं के संदर्भ में लीक से हटकर सोचने का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 का जवाब दे। निम्न स्तर की सोच, अभिसारी सोच,
अनमय सोच या अपसारी सोच। क्वेश्चन नंबर 17 का सही जवाब क्या हो जाएगा साथियों, उत्तर करें तो भैया ये क्या हो जाएगा, ये अपसारी सोच हो जाएगा। ठीक है, अभी आप आगे सिलेबस में अभिसारी और अपसारी सुनोगे, यानी कि अपसारी के बारे में पढ़ोगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 है, शिक्षा में समावेश का क्या अर्थ है, जल्दी से बताओ। ये प्रश्न पूछा गया था, शिक्षा में समावेश का अर्थ पूछा गया था। ऑप्शन ए दिया गया है, विशेष विद्यालयों में विकलांगों के शिक्षा का प्रबंधन। ऑप्शन बी है, सभी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का प्रावधान, प्रतिभाशाली बच्चों का विशेष विद्यालय में नियोजन। ऑप्शन डी है, समावेशी व्यवस्था में विशेष बच्चों के लिए अलग अलग वर्गों का प्रावधान। यहां पर कौन सा सही उत्तर हो जाएगा, जल्दी से बताइए। 18 का बिल्कुल बी वाला सही हो जाएगा, सभी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का प्रावधान करना ही समावेशी शिक्षा का अर्थ है या उद्देश्य हम कह सकते हैं। अगला प्रश्न देखें, क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने ये रहा। प्रश्न देखें क्या है, प्रश्न है 19 नंबर, पठन वैकल्य मुख्यतः किसमें चुनौतियों से संबंधित है, किसमें चुनौतियों से संबंधित है। यानी कि पठन वैकल्य ये एक प्रकार का बच्चों में पाया जाने वाला विकृति है जो हम सामान्य बच्चों यानी छोटे बच्चों में देखने को मिलता है। इंग्लिश में इसको कहते हैं डिसलेक्सिया। इसी प्रकार से डिस्ग्राफिया होता है, डिसकैलकुलेशिया होता है, ठीक है, ऑटिज्म होता है। ये सभी जो है बच्चों में पाया जाने वाला विकार है जिनको हम प्रैक्टिस के अनुसार सही कर सकते हैं हम अगर चाहें तो। ठीक है, तो पठन वैकल्य किसको कहते हैं, डिसलेक्सिया को कहते हैं, जिसमें बच्चे ठीक से पढ़ नहीं पाते हैं, जो लिखे हुए अक्षर हैं उनको पहचान नहीं पाते, पढ़ने में उनको समस्या आती है। ऐसे बच्चे डिसलेक्सिया से ग्रसित होते हैं, यानी पठन वैकल्य से ग्रसित होते हैं। तो किससे संबंधित होता है, सामने मैंने आपको बता दिया ना, जवाब दीजिए। 19 का नंबर का राइट आंसर बी हो जाएगा, पढ़ने में अक्षम होते हैं। अगला प्रश्न देखें, क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से कौन समावेशी कक्षाओं की विशेषता नहीं है। बताइए भैया, समावेशी कक्षा किस प्रकार से होता है, समावेशी कक्षा का उद्देश्य क्या है, ये सब हमने आगे के क्वेश्चन में कर लिया है। बताइए 20 नंबर का सही जवाब क्या हो जाएगा। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। क्या हो जाएगा, विशेषता नहीं है पूछा गया, ये ध्यान रखना, नहीं है पूछा गया यहाँ पर। तो देखिए सकारात्मक अधिगम बिल्कुल सही है, सकारात्मक सीखना। अगला देखिए, सीखने के लिए सार्वभौमिक डिजाइन बिल्कुल सही है, ये भी जो है समावेशी कक्षा का विशेषता है। उपयुक्त समायोजन बिल्कुल सही है। मानकीकृत देखते ही काट दिया करो, मानकीकृत को बढ़ावा नहीं देना है। मानकीकृत नेगेटिव वर्ड माना जाता है बच्चों के विकास और वृद्धि में। तो मानकीकृत अगर ऑप्शन में है और नहीं पूछा गया है, प्रश्न पूछा गया है, ये नहीं है, यानी प्रश्न जो है ये नेगेटिव में है भैया। प्रश्न किस तरीके से है, नेगेटिव में है, और इसका उत्तर भी नेगेटिव में ही आएगा। अगर प्रश्न पॉजिटिव में है तो जो 4 ऑप्शन है पॉजिटिव ऑप्शन है वही सही होगा, लेकिन अगर प्रश्न नेगेटिव है तो 4 ऑप्शन में एक ही नेगेटिव आपको देखने को मिलेगा, 3 पॉजिटिव देखने को मिलेंगे। ये बहुत ही शॉर्ट ट्रिक है प्रश्न को जल्दी हल करने के लिए। तो अगर प्रश्न नेगेटिव पूछा गया है तो कोई ना कोई ऑप्शन यहाँ पर शब्द जो है नेगेटिव आपको ऑप्शन में देखने को मिलेगा, और जिस ऑप्शन में नेगेटिव वर्ड का यूज किया गया, नेगेटिव शब्द का, अभी मैं जब आगे पढ़ाऊंगा तो आपको हर सब्जेक्ट के CDP के जितने नेगेटिव वर्ड होते हैं, जितने पॉजिटिव वर्ड होते हैं, इनकी पूरी एक लिस्ट दे दूंगा। हमने जो नोट्स तैयार किया गया है उस नोट्स में नेगेटिव वर्ड एंड पॉजिटिव वर्ड दिया गया है। मैं नोट्स के लिए नंबर लिख दे रहा हूं, आप लोग नोट्स परचेज कर सकते हो। 7007647151, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप मैसेज करके सीटेट का बेहतरीन नोट्स परचेज कर सकते हो मात्र 199 रुपीज में। कितने में भैया, 199 रुपीज में, ठीक है, और जिसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो ये बहुत आसान तरीका है, शॉर्ट नोट्स पढ़ोगे, किताब लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, नोट्स को परचेज करें इस नंबर पे मैसेज करके। अगला देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा, मैंने इस क्वेश्चन का आंसर कर दिया ना, हाँ, डी वाला सही हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 है, माध्यमिक स्कूलों में शिक्षकों को एक रूपीय व कठोर पाठ्याचार का पालन करना चाहिए। बिल्कुल, अब देखिए ये सब मैं आपको अभी से बता दे रहा हूं प्रश्न को पहचानने के लिए। बाकी अभी आपको कौन कौन से शब्द नेगेटिव है, कौन पॉजिटिव है, ये नहीं पता, लेकिन आगे जब नोट्स परचेज कर लोगे तो पता चल जाएगा, या आगे जब मैं पढ़ाऊंगा तब बता दूंगा। तो आपको बस नेगेटिव वर्ड और पॉजिटिव वर्ड को रटना है, याद कर लेना है, ठीक है। अब देखिए कठोर आ गया यहाँ पर। कठोर जो है बच्चों के विकास और वृद्धि में, शिक्षा में ये नेगेटिव वर्ड माना जाता है, ठीक है। तो माध्यमिक स्कूलों में शिक्षकों को एक रूपीय व कठोर पाठ्याचार का पालन करना चाहिए, बिल्कुल गलत हो जाएगा। अगला देखो बी क्या है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 21 है, बी ऑप्शन यहाँ पर देखिए, बहुत बढ़िया।
बी ऑप्शन देखिए, मानकीकृत आकलन का पालन करना चाहिए। अभी मैंने बताया याद करते रहा करो, जिसको मैं नेगेटिव बोलूं, जिस वर्ड को मैं पॉजिटिव बोलूं उनको याद भी करते रहा करो। जैसे अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में, पिछले क्वेश्चन में मैंने मानकीकृत को क्या बताया कि ये बेटा नेगेटिव वर्ड है दोस्त, नेगेटिव वर्ड है, तो याद कर लो। कठोर को मैंने क्या बताया कि भैया नेगेटिव वर्ड है, याद कर लो इसको, ठीक है। तो ये भी कट गया ना, नेगेटिव हो गया, ये ऑप्शन भी कट गया। अगला देखो, प्रश्न पूछने का हतोत्साहित करना चाहिए, प्रश्न पूछने को हतोत्साहित करना चाहिए। क्या ऐसे शिक्षक को होना चाहिए कि बच्चा डरे, बच्चे को हतोत्साहित करें कि तुम प्रश्न मत पूछो, मेरा सुनो, मैं जो पढ़ाऊं वही सुनो, ऐसा नहीं है। हतोत्साहित जहां देख लो, हतोत्साहित भी भैया वर्ड कैसा है, नेगेटिव वर्ड है, ध्यान रखना, नेगेटिव वर्ड को याद करो। हतोत्साहित भी नेगेटिव वर्ड है, तो ये भी ऑप्शन कट गया। अब देखो डी ऑप्शन, इसको कहते हैं स्मार्ट स्टडी। देखिए, सीखना कि कैसे सीखते हैं को प्रोत्साहित करना चाहिए। अब बेटा निकल रहा है भाई, हमारे उम्र के आप लोग पढ़ रहे होगे, माफ कीजिएगा भाई। देखो, प्रोत्साहित जो है ये आपका क्या हो जाएगा भैया, पॉजिटिव वर्ड हो जाएगा। कैसा वर्ड हो जाएगा, पॉजिटिव वर्ड हो जाएगा। तो ये आपको याद करना है कि हतोत्साहित जो है ये नेगेटिव है, तो इसका उल्टा प्रोत्साहित लाजमी है कि ये पॉजिटिव होगा। तो ये आपका पॉजिटिव है और उत्तर भी आपका डी सही हो जाएगा, पॉजिटिव वाला ही होगा। अब मैंने इतने डिटेल में एक्सप्लेन किया है, इन वर्ड्स को याद करो, इन वर्ड्स को याद करोगे सीटेट बहुत आसानी से निकल जाएगा। इसीलिए मैं कहता हूं अभी तो ये ट्रेलर है, अभी पहली क्लास में प्रीवियस क्वेश्चन करा रहा हूं, आगे मैं आपको बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा। नोट्स को परचेज कर लो, अच्छे से समझ आएगा। अगला देखो 22 नंबर है, अधिगम के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। भाई कैसे क्वेश्चन है, कैसा पढ़ा रहा हूं, हमें कमेंट में जरूर बताएगा। अभी मैं इतना ज्यादा फ्रेंडली नहीं हूं, तो आप लोग देखते होंगे थोड़ा सा लिखने में दिक्कत होती है, थोड़ा बार बार मुड़ने में दिक्कत होती है। मैं फर्स्ट टाइम मैं डिजिटल बोर्ड में पढ़ा रहा हूं, तो थोड़ा सा आप लोग कोऑपरेट कीजिएगा, है ना। देखिए, अधिगम के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, अधिगम मैंने बताया, अधिगम मतलब क्या होता है भाई, लर्निंग होता है। यहां पर देखा करो, वर्ड को पहचाना करो। देखो, जानकारी के स्मरण पर जोर देते हैं। अधिगम के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत क्या है, क्या जानकारी के स्मरण पर जोर देते हैं, प्रमुख रूप से शिक्षक की निर्देशक की भूमिका पर जोर देते हैं। ऑप्शन सी, सीखने में सामाजिक संदर्भ की भूमिका को अहम मानते हैं, पुनर्बलन व सजा के इस्तेमाल को प्रतिपादित करते हैं। जल्दी से उत्तर दो, 22 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, 22 का सही जवाब उत्तर करें आप लोग, बहुत बढ़िया। 22 नंबर का जवाब जो हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन यहाँ पर सी का उत्तर हो जाएगा, सीखने में सामाजिक संदर्भ की भूमिका को अहम मानते हैं, नहीं मुख्य मानते हैं। अगला प्रश्न देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 है, जिन पियाजे, पियाजे इनको कहा गया, जिन पियाजे और ले वाइगोत्स्की, ठीक है, पूरा नाम बोल रहा हूं मैं ताकि याद हो जाए, के अनुसार सीखना किस प्रकार होता है। क्या अनुसरण द्वारा होता है, निष्क्रिय श्रवण द्वारा होता है, अनुसरण मतलब किसी को देखकर उनको फॉलो करो, या फिर निष्क्रिय श्रवण द्वारा, यानी बस आप क्लास में कक्षा में बैठे रहो चुपचाप और आप सुनते रहो जो शिक्षक पढ़ा रहा है। क्या इस तरीके से शिक्षा सीखा जाता है, या अनुकूलन व पुनर्बलन द्वारा, या फिर अधिगमकर्ताओं की सक्रिय भागीदारी द्वारा। बताइए भैया किस प्रकार से जिन पियाजे और ले वाइगोत्स्की के अनुसार सीखना किस प्रकार होता है, जल्दी से बताइए। क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, बिल्कुल 23 का डी हो जाएगा। अधिगमकर्ताओं, अधिगमकर्ता से मतलब क्या है, यानी छात्रों से है, सॉरी, अधिगमकर्ताओं का मतलब है छात्र से है, ठीक है, और सक्रिय उनका भागीदारी होना चाहिए, उनसे बीच बीच में प्रश्न पूछने चाहिए। आप किसी कहानी को, किसी पाठ को पढ़ा रहे हो तो ऐसा नहीं है कि आप बस पढ़ाओ और बच्चा की सिर्फ सुने, आप पढ़ाते रहिए, बच्चों का मन लग रहा है कि नहीं लग रहा है ये जानते रहिए, उनसे बीच बीच में कुछ प्रश्न पूछते रहिए, कहानी से संबंधित कुछ क्वेश्चन पूछते रहिए उनसे, ताकि बच्चा जो है एक्टिव रहे, सक्रिय भागीदारी उसका रहे, तभी बच्चा सीख सकता है। केवल इनएक्टिव होकर अगर वो सुनेगा तो नहीं सीख सकता है। तो ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न देखो, क्वेश्चन नंबर 24 है, एक शिक्षक के रूप में आप अपने विद्यार्थियों में समस्या समाधान क्षमताओं को कैसे सुगम बनाएंगे। जल्दी से बताएं, एक शिक्षक के रूप में अगर आप हैं तो आपसे पूछा गया है विद्यार्थियों में समस्या समाधान क्षमताओं को कैसे सुगम बनाएंगे, किस प्रकार से बच्चों को समस्या से लड़ने, उसका समाधान ढूंढने, उसको हल करने के लिए प्रेरित करेंगे और उनको सक्षम बनाएंगे किसी भी प्रॉब्लम को लाइफ में वो फेस कर सकें। एक शिक्षक के तौर पे आप किस प्रकार से इसको देखेंगे। तो पहला ऑप्शन है भय उत्पन्न करेंगे, क्या उनके अंदर डर पैदा करोगे, गलत हो जाएगा। भय जो है नेगेटिव वर्ड है दोस्त, याद कर लो, ठीक है।
अगला है तनाव उत्पन्न करोगे, गलत है, तनाव भी नेगेटिव वर्ड है। सी है सामग्री को निष्क्रिय और बार बार याद करने को प्रोत्साहित करोगे। अब देखो प्रोत्साहित तो यहाँ पर बेटा भाई पॉजिटिव वर्ड है, ठीक है, क्या हो जाएगा 24 का, बहुत बढ़िया। विचार मंथन को प्रोत्साहित करके और उपमाओं और अनुमानों जैसी रणनीतियों के उपयोग को प्रोत्साहित करोगे। अब देखो यहाँ पर आपने प्रोत्साहित शब्द पॉजिटिव देखा, अब बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए एग्जामिनर ने प्रोत्साहित ऑप्शन में डाल दिया यहाँ पर सी वाले में भी, लेकिन ये सही व्याख्या नहीं करता है इस प्रश्न का। डिटेल में जो बात किया गया है यहाँ पर विचार मंथन करे बच्चा, यानी किसी समस्या को वो अच्छे से समझे, उस पर विचार मंथन करें, उसको प्रोत्साहित करें और उपमाओं और अनुमानों जैसी रणनीतियों के उपयोग को प्रोत्साहित करें कि बच्चा उसका क्या क्या समाधान हो सकता है, इस पर विचार करे, विमर्श करे, वार्तालाप करे, उस पर मंथन करे और तब जाकर वो कोई निर्णय ले। तो ऑप्शन डी वाला बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 है, जब विद्यार्थी डैश 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 की भावना का अनुभव करते हैं तब उनके सीखने पर सकारात्मक प्रभाव पड़ने की संभावना है। रिक्त स्थान पे क्या आएगा, जल्दी से जवाब दीजिए आप लोग। चलिए बहुत अच्छा, क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, जब विद्यार्थी तनाव की भावना, गलत हो जाएगा। शर्महीनता संतुष्टि, जवाब क्या हो जाएगा 25 नंबर का राइट आंसर कौन बताएगा भैया, सारे ये है नेगेटिव वर्ड, शर्म, हीनता, ये सभी आपके कैसे वर्ड हैं, नेगेटिव वर्ड हैं, ये सारे आपके नेगेटिव वर्ड हैं। तो आपको क्या करना है, नेगेटिव को काट देना है, पॉजिटिव वर्ड ये वाला है आपका पॉजिटिव वर्ड है, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, सॉरी हाँ, अब अगला प्रश्न है, अपने पूर्व ज्ञान के आधार पर बच्चों के सहज अनुमान लगाने को डैश डैश किया जाना चाहिए। हतोत्साहित नेगेटिव है, सुसाधित नहीं होगा, खारिज, दंडित क्या हो जाएगा बताइए, जल्दी से बताइए। अपने पूर्व ज्ञान के मतलब जो बच्चा पहले से उस बारे में जानता है किसी भी चीज के बारे में, ठीक है। मान लो मैंने बोल दिया कुछ भी, मान लो ये पेन है, ठीक है, अब इस पेन के बारे में बिना कुछ डिटेल में बताएं, बच्चे से पूछे कि ये क्या है, ठीक है। अब बच्चा अपने पूर्व अनुभव जो उसको इसके बारे में पता होगा वो बताएगा ना, तो वही पूछा गया है कि पूर्व ज्ञान के आधार पर बच्चों के सहज अनुमान लगाने को क्या किया जाना चाहिए, कि अपने मन से उसके बारे में जो जानता हो वो पहले बोले, उसके बाद अगर वो गलत हो तो हम उसके बारे में बताएंगे कि नहीं बेटा ये पेंसिल नहीं है, ये एक डिजिटल पेन है, या मान लो उसने पेन बोला क्योंकि उसको ये पेन की तरीके से दिखेगा, ठीक है, तो बोलेगा ये पेन है सर। लेकिन अब पेन कैसे बोला उसने अपने पूर्व ज्ञान के आधार पर उसने इस प्रकार के पेन यूज किए हैं, पेन देखे हैं, घर में देखे हैं, तो उसको लगता है ये पेन है, लेकिन वो इतना विकसित नहीं है उसका दिमाग कि उसको ये पता चले कि ये डिजिटल पेन है। तो जब वो बताएगा कि नहीं पेन है, तब मैं बताऊंगा, यानी टीचर बताएगा कि बेटा पेन तो है ये, लेकिन ये डिजिटल पेन है, ये उससे थोड़ा डिफरेंट है। तो ये इसी को कहते हैं, पहले बच्चे को अपने पूर्व ज्ञान के रूप में उसको प्रश्न करना चाहिए, उत्तर देना चाहिए। तो क्या हो जाएगा 26 नंबर का, 26 का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, सुसाधित वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। दंड खारिज नहीं होगा, दंडित नहीं होगा, दंडित तो बिल्कुल नेगेटिव है। 27 विद्यार्थियों की अर्थ बनाने की प्रक्रिया को किस प्रकार सुगम बनाया जाना चाहिए। 27 नंबर का जवाब बताइए फटाफट, 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। सभी लोग क्लास को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना। डेली शाम 7 बजे क्लास चलेगी और धीरे धीरे क्लासेस बढ़ेंगी, सुबह भी चलेगी, दोपहर में भी चलेगी, लेकिन अभी हम स्टार्ट किए, काफी बच्चों को नहीं पता है, तो आप सब लोग शेयर करें ताकि और भी लोग क्लास को देखें, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, विद्यार्थियों की अर्थ बनाने की प्रक्रिया को किस प्रकार सुगम यानी आसान बनाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 27 का जवाब मैं देख रहा हूं, बिल्कुल बहुत बढ़िया, काफी लोग उत्तर कर रहे हैं, डी हो जाएगा, खोज व अन्वेषण के द्वारा। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 28 है, समस्या समाधान की प्रभावशाली रणनीति नहीं है, जल्दी से बताओ कौन सा नहीं है। प्रश्न कैसा है, नेगेटिव, जल्दी से बताओ। बहुत बढ़िया, देखिए क्या है, पश्चिगामी कार्यकारी युक्ति, स्वानुभाविक कलन विधि, ये सब गलत हो जाएगा। प्रकार्यात्मक अबद्धता बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखें, क्वेश्चन नंबर 29 है, एक सामाजिक रचनावादी कक्ष में सीखना या सीखने कैसा है, निष्क्रिय रूप से होता है। निष्क्रिय तो मैंने बताया कि नहीं होता है भैया, सीखना निष्क्रिय रूप से नहीं हो पाया का स्वरूप सामाजिक होता है, पाठ्य पुस्तक के केंद्रित होता है, परीक्षा के केंद्रित होता है। बिल्कुल सही, जल्दी से जवाब दो। 29 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बहुत बढ़िया, क्या हो जाएगा, सीखना स्वरूप सामाजिक होता है, पाठ्य पुस्तक केंद्रित नहीं होता है, परीक्षा केंद्रित नहीं होता है,
जबकि शिक्षा जो होता है वो बाल केंद्रित होता है, ना ही शिक्षक केंद्रित होता है, ना ही पाठ्य पुस्तक केंद्रित होता है, ना ही परीक्षा केंद्रित होता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी बी हो जाएगा। और सीडीपी का लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कारक बच्चों की विफलता के लिए जिम्मेदार है? बढ़िया प्रश्न है। एक शिक्षक को इन सभी प्रश्नों को देखना चाहिए, समझना चाहिए। आप सभी भावी शिक्षक हैं, इसी प्रकार से आपसे प्रश्न पूछा जाएगा और ये सब्जेक्ट आपको भविष्य में शिक्षक के तौर पर कार्य करने में बहुत मदद करेगा, इसीलिए ये सारी चीजें आपसे पूछा जाता है परीक्षा में। तो देखिए, निम्न में कौन सा कारक बच्चों की विफलता के लिए जिम्मेदार है? व्यक्तिगत पाठ्याचार, संदर्भित पाठ्याचार, सक्रिय पाठ्याचार या पाठ्याचार का मानकीकृत? आपका क्या हो जाएगा? तो भैया डी वाला हो जाएगा, पाठ्याचार का मानकीकरण। ठीक है, मानकीकरण मानकीकृत सब नेगेटिव है, विफलता का जिम्मेदार यही है, तो ऑप्शन डी वाला हो जाएगा। बाकी आपका बहुत बढ़िया। तो हमारे सीडीपी के 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। आज की क्लास को हम यहीं पर एंड करेंगे, क्योंकि अभी पहली क्लास थी, काफी बच्चे को पता नहीं था। आप लोग शेयर करें, बताएं, तो मैं धीरे धीरे सारे सब्जेक्ट की क्लास एक ही क्लास में करना स्टार्ट कर दूंगा। और हो सकेगा तो कल 11 बजे भी मैं क्लास करूंगा, सोशल साइंस वगैरह की, EVS वगैरह की बहुत सारी क्लासेस होंगी। कैसा लगा क्लास हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इस क्लास को लाइक ज़्यादा से ज़्यादा करें, शेयर करें और अपना रिव्यू जरूर दें, कहाँ गलतियां हो रही है, कहाँ कमी है। मैं धीरे धीरे थोड़ा अपने अंदर इंप्रूव लाऊंगा। ठीक है, पहला क्लास था, थोड़ा सा दिक्कत होती है, अभी मैं बहुत ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली नहीं हूँ डिजिटल बोर्ड से, तो थोड़ी सी दिक्कतें आपको देखने को मिल रही होगी पढ़ाने में। सभी लोग शेयर कर दें, लाइक कर दें। बहुत बहुत शुक्रिया क्लास को अंत तक देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट क्लास में।